तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको हेडिंग डलवाया होगा। मैंने आपसे कहा होगा कि दो ही तरह से क्लीवेज होता है, एक होता है ROH, अगर ये आपका अल्कोहल है तो मैंने ऐसे बताया होगा कि कई अगर ये वाला अल्कोहल अगर इस प्रकार से टूटेगा तो ये किस में फॉर्मेशन करता है, RO- प्लस H प्लस में कन्वर्ट होता है। अगर ये O- है तो इसका मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। वेयर एज कई बार इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक करता है, बट सपोज ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा R प्लस OH- और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। पहली जो रिएक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसकी, जब RO-H मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे मुझे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में आना चाहिए। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि अगर ये टूट रहा है तो क्या मिल रहा है मुझे, H+, और जो H+ दे वो एसिड। तो हमें पहले ये समझ में आना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल और फिनोल का हम लोग कैसे चेक करते हैं। ये अगर एक बार मेरे दिमाग में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड जो रिएक्शन होता है आप चुटकी में समझ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। तो हेडिंग डालिए उस टॉपिक के अंदर जो मैंने लास्ट क्लास में डलाया था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उसके अंदर लिखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, जो भी लिखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखिए या एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब GOC आपको पढ़ाया होगा तो वहां भी मैंने आपको क्लियरली बताया होगा एसिड वो अच्छा होता है जो आसानी से H+ दे। अब मैं 3 केस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस केस में बड़ी आसानी से H+ जो है वो रहेगा और किस केस में H+ नहीं रहेगा। सपोज ये C है, इस पर एक R ग्रुप लगा हुआ है। एक सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी यहां पर H है, दिस इज ऑल्सो H, इस प्रकार का कुछ है। फिर सेकेंड ग्रुप है जहां पे ये C है, इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है और यहां पर H है, और इस C पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। और तीसरा एक केस है जहां पर ये एक C ज्यादा हो गया शायद, हाँ, यहां पर OH लगा हुआ है। और तीसरा देखिए, ये केस है जहां पे ये भी R है, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R, और इस पर क्या लगा हुआ है, H। पहले तो मुझे बताइए कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। पहला वाला इज 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा वाला इज 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा वाला इज 3 डिग्री अल्कोहल। मैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसको थोड़ा ऐसे अलग करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड कब टूटेगा, ये बॉन्ड तब टूटेगा जब ऑक्सीजन को ऐसा फील होने लग जाएगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब ये इस बॉन्ड से कहेगा कि भाई चूंकि मैं अभी पैसे की मेरे पास कमी है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक आदमी है, इसने अपने पैसे कुछ उधार में किसी को दे रखे हैं। अब अगर मान लीजिए जो पैसा उधार दिया है उसी को पैसे की डेफिशिएंसी हो जाए तो जिसको उधार दिया वो उससे वापस लेगा, नहीं लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्ड करता है। तो जब उसके पास बहुत पैसा था उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। जब भी अगर वो खुद ही डेफिसिट में चला जाएगा, यानी उसको खुद को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो वो क्या बोलेगा, जिसको उसने पैसे दिए होंगे, भाई पैसे मैंने दिए थे तुम्हें, उस टाइम मेरे पास ज्यादा थे, अब मुझे मेरे पैसे की जरूरत है, तुम मेरा पैसा वापस करो, तुम निकलो यहां से। तो ये जो निकालने की प्रक्रिया है वो तब होगा जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाए, ऑक्सीजन के पास, और ये हाइड्रोजन यहां से क्या कर जाए, बाहर निकल जाए एस H+। अब ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई है कि यहां से H+ इस प्रकार से निकलेगा तो तीनों ही केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से H+ यहां से निकल जाएगा। अब जरा सोच के बताइए, H+ जो हमारा निकल रहा है वो कब ये इस वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, जब यहां पर कोई एक ऐसा ग्रुप हो जाए जो इसके ऊपर क्या पैदा कर दे, Del+। क्योंकि अगर इसके ऊपर Del+ पैदा नहीं होगा तो ये खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा। यानी ऑक्सीजन जब अनस्टेबल होगा तभी वो सामने वाले से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्स नहीं लेगा। लेकिन हमारे इस केस में ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन है
कार्बन की टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो इस पे डेल प्लस तो नहीं लग सकता, डेल प्लस तो तीनों में से कहीं भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस सबकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसकी भी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे के सारे अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मतलब पैसा दे रहे हैं, किसको? ऑक्सीजन को। तो इसके ऑक्सीजन के पास पैसे की कमी है या पैसा भरपूर मात्रा में है? भरपूर मात्रा में। भरपूर मात्रा में तो क्यों जिसको उधार दिया उससे वापस लेगा? नहीं लेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? ये वाला, इसके पास भरपूर मात्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भरपूर मात्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सामने वाले को क्यों बोलेगा, इसको क्यों परेशान करेगा? ठीक है, जब होगा तब दीजिएगा ना, काहे परेशान हो रहे। लेकिन कुछ ऐसा सेटिंग लग जाए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपसे कंपेयर करने को कोई कहे तो आप कह सकते हैं यहां पर एक ही आदमी है जो पैसा दे रहा है, यहां पे दो दो आदमी है जो पैसा दे रहा है, यहां तीन तीन आदमी है पैसा दे रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। तो सबसे लीस्ट ये इससे पैसा खींचने की संभावना कहां होगी? इसमें। और अगर ये पैसा नहीं खींचेगा तो एसिड बाहर नहीं निकलेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। यानी 3 डिग्री की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम देन होगी 2 डिग्री की, और सबसे कम, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा। यानी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ये लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा 1 डिग्री। ये लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसका सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा? मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एग्जैक्टली इसका उल्टा, और एग्जैक्टली इसका उल्टा मतलब 1 डिग्री विल बी मोस्ट एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सबसे आसानी से यहां पर अब मैं एक आर्गुमेंट और आपको दे रहा हूं। अगर सपोज करिए इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, देन व्हाट? ये R, ये कार्बन, यहां पे मैं एक NO2 लगा दूं, यहां भी एक NO2 लगा दूं, और इस तीनों जगह पर मैं क्या लगा रहा हूं? NO2 लगा रहा हूं, और यहां पर ऑक्सीजन है और यहां H। सेकेंड केस बोल रहा हूं, यहां ऐसा लिखा हुआ है, ये NO2 है, ये H है, ये NO2 है, और तीसरा केस लिख रहा हूं जहां पे ये NO2 है, ये H और यहां OH। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये क्यों? ये NOH की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल प्लस। ऑक्सीजन डेल प्लस रख नहीं सकता, ये हाईली अनस्टेबल। जिसको ये दिया होगा इलेक्ट्रॉन उसको बोलेगा बाबू तुम मेरा वापस करो और तुम सिस्टम से निकलो, और बड़ी आसानी से H प्लस यहां से निकल जाएगा। जो जितनी आसानी से H प्लस को दे वो उतना अच्छा एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका, फिर इसका, और लास्ट में इसका। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कार्बन नेक्स्ट टू OH लगा हुआ है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। वेयरएज अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं लगाए हुए हैं तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? घटाता है। तो ये एक पॉइंट डाल के आप कहीं लिख लीजिए, नोट डाल के आप इस बात को लिख लीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -M इफेक्ट वाला ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I या +M वाला ग्रुप। अगर ये ग्रुप ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, और ये ग्रुप अगर ज्यादा लगा हुआ तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, तुम्हारे क्या बोल रहे हो बाबू? 0 डिग्री में चूंकि तीनों H रहते हैं तो इसे कंपेयर क्या करोगे? कोई देने वाला है ही नहीं, वो एग्जैक्ट खुद ही दे रहा है। तो इससे भी पीछे अगर देखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। तो इसके भी पीछे अगर कुछ होगा तो CH3OH। ऐसा नहीं उसके नहीं देखते, देख तो उसके भी सकते हैं। CH3OH 0 डिग्री है तो 0 डिग्री इससे भी कम होगा, यानी ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये। तो अगर इसके भी आगे लिखोगे तो इसके आगे और लिख लो, 0 डिग्री भी इसके आगे लिख सकते हो। 0 डिग्री में डोनेशन जो है वो और कम है, जिसकी जितनी कम डोनेशन, तो ये तो कंक्लूजन यहां लिख दिया ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -I इफेक्ट वाला ग्रुप, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और +F इफेक्ट वाला ग्रुप। गॉट इट? कोई दिक्कत?
ये लॉजिकली क्लियर है? तो लिखिए, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, फुल स्टॉप. An electron releasing group, an electron releasing group will increase the electron density, will increase the electron density on hydrogen, will increase the electron density on hydrogen, on hydrogen, sorry, on oxygen, on oxygen, tending to decrease the polarity of OH bond, tending to decrease the polarity of OH bond. तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा. कौन? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप. thus acidic strength of alcohol, thus acidic strength of alcohol decreases, thus the acidic strength of alcohol decreases as the number of electron donating group increases, as the number of electron donating group increases. Got it? That is, acidic strength is directly proportional to, sorry, acidic strength is inversely proportional to plus I या plus M effect. Got it? Whereas when a electron withdrawing group is attached, when the electron withdrawing group is attached, electron withdrawing group is attached to the alcoholic group, it reduces the electron density, it reduces the electron density of oxygen atom, which tend to increase the polarity of OH bond, which tend to increase the polarity of OH bond, which in turn increases the acidic strength, which in turn increases the acidic strength. That is, electron acidic strength is directly proportional to minus I या minus I M effect. Acidic strength is directly proportional to minus I या minus M effect. अब ये जो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा है, ये किसका एग्जाम्पल है? प्लस आई इफेक्ट वाले का. तो इसमें जितना कम प्लस आई, माने जितना कम प्लस आई इफेक्ट उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, वेयरएज माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा. तो ये दो एग्जांपल आप अपनी कॉपी में लिख लें और उसके बाद हेडिंग डालें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल. ये दोनों एग्जांपल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे 0 डिग्री भी ऐड कर सकते हैं. तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 0 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का. अगर मैं इसी में एक सवाल और आपसे ऐड कर दूं, वाटर और अल्कोहल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? वाटर एंड अल्कोहल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? क्या आंसर होगा? वाटर और अल्कोहल, द एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? वाटर आसानी से H+ देता है कि अल्कोहल आसानी से H+ देता है? बोलिए. वाटर और अल्कोहल की बात कर रहा हूं. वाटर देगा, चेक करते हैं. ये वाटर है HOH और ये अल्कोहल है ROH. H का कोई इफेक्ट होता है क्या? नो इफेक्ट. R का कोई इफेक्ट होता है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. डोनेट करना यानी प्लस आई. तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. जिसका प्लस आई ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, जिसका प्लस आई है ही नहीं उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. वाटर ज्यादा आसानी से H+ देता है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल.
इसलिए आपने कई सारे केमिकल रिएक्शन में देखा होगा कि आप कई बार सिर्फ वाटर से काम निकाल लेते हैं, कई बार डाइल्यूट एसिड से भी काम निकाल लेते हैं। वाटर डालिएगा तो भी वही होगा, आपको H+ मिल जाएगा, और नहीं अगर वाटर डाल रहे हैं तो कई बार आप डाइल्यूट एसिड भी डालते हैं, वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। हेडिंग डालें एसिडिटी ऑफ फिनोल, हेडिंग डालें एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल। कोई दिक्कत इसमें? अल्कोहल का केस क्लियर है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोल। ये अभी तक नहीं लिखे, ये नहीं लिखे अब तक, हो गया। चलिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ आप किसकी चेक कर रहे हैं, फिनोल की चेक कर रहे हैं। वापस से जब हम लोग फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि H+ निकल जाने के बाद जो मेरे पास बना हुआ कंपाउंड है वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर मैं H+ बन जाने के कंपाउंड को अगर मैं स्टेबल बोलूं तो फिर क्या चीज देखने को मिलता है उसको देखते हैं। मैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे OH लगा हुआ है और ये इस तरह से आपको बॉन्डिंग वहां पे दिखाई दे रही है। अब अगर ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहां पे क्या करेगा, घूमेगा। अगर ये लोन पेयर इस तरह से घूमेगा तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा वहां पे यहां नेगेटिव चार्ज, यहां बॉन्ड, यहां पे आपको लगेगा डबल बॉन्ड O+H। फिर अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये इस तरह से यहां ऐसे आएगा और इस प्रकार से ये यहां नेगेटिव चार्ज, यहां बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर H। फिर अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो इस प्रकार से कुछ ऐसा बनेगा और इस प्रकार से जब आप इसे लिखेंगे तो मेरे ख्याल से यहां बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस और इस पर हाइड्रोजन। और जब इसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे होंगे तो इसका आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप बनाइएगा तो मेरे ख्याल से वो इस प्रकार से कुछ बनेगा, जहां पर ये वापस से जो सारे बॉन्ड के पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगे और वो वापस से आपको मिल जाएगा। ये एक केस मैं बता रहा हूं, फर्स्ट केस। अभी जरा ध्यान देकर देखिए, मैं कंपेयर करूंगा कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा। हाइड्रोजन के निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके बचेगा O-। अब ये माइनस साइन को जरा आप रेजोनेंस में लेकर जाइए। जब आप इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो आपके पास क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा पर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज यहां घूमेगा और ये इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। फिर इसकी जब आप फर्दर और बॉन्ड फॉर्मेशन आप करेंगे, ये इस प्रकार से आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया तो यहां बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड O। फिर इसके साथ जब एक बार और रेजोनेंस आप करिएगा तो ये यहां पर आएगा, ये इधर आएगा, ये आपका अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड O और यहां बॉन्ड। और अब जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो लास्ट, जो आपका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा जहां पर वापस से O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और ये इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में ध्यान से देखकर बताइए व्हाट इज द डिफरेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में विच विल बी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है। पहले केस में जब वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, इन तीनों केस में ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल। सेकेंड, जो तीनों ऑक्सीजन यहां पॉजिटिव थे, यहां नेगेटिव थे। सेकेंड चीज, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर घूम रहा है, कार्बन के ऊपर। यहां भी किसके ऊपर घूम रहा है, कार्बन के ऊपर। तीसरा, जो चार्ज स्ट्रक्चर है, यहां पे कितने हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो दो स्ट्रक्चर में कौन सा है, इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव। तो दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा या ऊपर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली नीचे वाला। यानी ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है तो वो तब स्टेबल हुआ जब उसने H+ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी
जब मैं कंपेयर कर रहा हूं स्टेबिलिटी की, तो मैं देख रहा हूं कि हाइड्रोजन के चले जाने के बाद ये जो फिनॉक्साइड ग्रुप है, इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं ना, कल की क्लास में रिएक्शन में बताया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड, इसको ही आप फिनॉक्साइड बोलते हैं। और यहां जब सोडियम लग गया था तो इसको क्या बोलते थे? सोडियम फिनॉक्साइड। लास्ट क्लास में प्रिपरेशन कराए थे ना पहली दो रिएक्शन में, कौन कौन सा? फ्रॉम, पहला रिएक्शन क्या था प्रिपरेशन मेथड ऑफ ये? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा फ्रॉम हेलोएरिन। दोनों ही केस में आपने यहां देखा होगा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बना था जब उसकी रिएक्शन आपने NaOH से कराई थी। अब ये फिनॉक्साइड और फिनोल की जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिनोल से ज्यादा स्टेबल कौन मिला मुझे? फिनॉक्साइड मिला। फिनॉक्साइड, फिनोल से फिनॉक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है? तो फिनोल से फिनॉक्साइड ऐसे बनेगा कि ये आपका फिनोल है और इसमें से जब आप ये हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड, दैट इज O- और साथ में आपको क्या मिलता है? H+। तो हाइड्रोजन जितनी आसानी से कोई दे दे वो इतना अच्छा एसिड। तो यहां पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि फिनोल की जो फिनोल में जो हाइड्रोजन है वो बड़ी आसानी से निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि निकलने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल बन रहा है। और इसकी रीजन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। इसकी रीजन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। और मैंने आपसे कहा होगा कि रेजोनेंस जिस भी स्ट्रक्चर में होता है वो ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी +I इफेक्ट वाले कंपाउंड से। तो +I या -I इफेक्ट वाले कंपाउंड से कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है? जो कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाता है। तो इस प्रकार से फिनोल और अल्कोहल को जब आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये एक लाइन आपको इस पूरे आर्गुमेंट के बाद लिखना चाहिए। लिखिए, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ मेटल सच एज सोडियम, एल्युमिनियम एंड sodium hydroxide, the reaction of phenol with metal such as sodium, aluminum and sodium hydroxide indicates its acidic nature. In phenol the OH group is directly attached to, in phenol the OH group is directly attached to sp2 hybridized carbon, directly attached to sp2 hybridized carbon of benzene ring, which acts as electron withdrawing group, which acts as electron withdrawing group, full stop. The electron withdrawing group reduces the electron density on oxygen. The electron withdrawing group reduces the electron density at oxygen atom, due to which the polarization of OH bond, due to which the polarization of OH bond increases, due to which the polarization of OH bond increases, and hence the acidic strength increases, and hence the acidic strength increases, and hence the acidic strength increases. अब क्या कीजिए, पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पूरा डायग्राम बना लीजिए, फर्स्ट वाला, ये पांचों जो ब्लैक पेन से बनाया हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में पहले लिख लें, ये पांचों आप बना लें, क्योंकि ये बनाने के बाद आपको समझ में आएगा। दूसरा एक और आर्गुमेंट उसने अभी यही दिया है कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये sp2 है। sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है? 33.33%, जिसकी वजह से s कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचेगा। अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो फिर ये इनसिक्योर होगा, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, और जैसे ही डेल प्लस आएगा वो बोलेगा बाबू मेरा अपना इलेक्ट्रॉन दो, तुम निकलो यहां से। तो ये लॉजिक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब एक चीज और क्लियर हुआ कि जब जब -I इफेक्ट या -M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होगा वो उसकी क्या कर देगा? स्टेबिलिटी को
यानी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। वो तो मैंने आपको लिखवाया ही, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट के बराबर। ये पहला वाला आपने लिख लिया होगा, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारा बना लीजिए। देन सेकेंड लिखिए, when the hydrogen of alcohol is removed the phenoxide ion is formed, the phenoxide ion is formed। आप लिखते नहीं, the phenoxide ion is formed and the charge is delocalized, the charge is delocalized in the ring, the charge is delocalized in the ring, full stop। The delocalization of negative charge, the delocalization of negative charge makes the phenoxide ion more stable due to phenoxide ion makes it more stable due to point number 1, point number 1 क्या है point number 1? इसको जब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा था तो यहां पे क्या देख रहा हूं, ऑक्सीजन वाज ऑन पॉजिटिव चार्ज वेयर दिस इज ऑक्सीजन इज न्यूट्रल। तो पॉइंट नंबर 1, इन फिनॉक्साइड द ऑक्सीजन इज न्यूट्रल, in phenoxide the oxygen is neutral in 3 cases and possess negative charge in 2 cases। in phenoxide the oxygen is neutral in 3 cases and possess negative charge in 2 cases, whereas in case of phenol the oxygen is neutral in 2 cases and possess positive charge in 3 cases, whereas in case of phenol the oxygen is neutral in 2 cases and possess positive charge in 3 cases, due to which phenol is less stable than phenoxide, due to which the phenol is less stable than phenoxide। मैंने 2 पॉइंट बोला था लिखाऊंगा, पर दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट में मर्ज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव वाली बात भी लिखवा दी और न्यूट्रल वाली बात भी लिखवा दी। तो वो 2 पॉइंट सोचा था तो एक ही पॉइंट में दोनों लिखवा दिया, खत्म हो गया। इससे मुझे ये क्या कंफर्म हो गया, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल। और फिनॉक्साइड अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि उसने H+ को रिलीज किया, इसलिए इट इज मोर एसिडिक। इसलिए लिख दें फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिनोल वाटर एंड अल्कोहल? फिनोल वाटर एंड अल्कोहल, फिनोल वाटर और अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा लिख लीजिएगा, रेजोनेंस एनर्जी इसका ज्यादा होता है फिनॉक्साइड का। हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनोल वाटर, और तब रीजन फिनोल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नहीं भी लगा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको क्या कर रहा है, और रेजोनेंस एनर्जी, कई सारे कारण हैं। तो आप लिख सकते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होगा? पहले फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। यहां तक कोई दिक्कत? ये एक लिख लीजिएगा ऑर्डर करके, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। गॉट इट? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखें। राइट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सब लोग अपना अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखें और फिर मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। एक एक करके मैं सबका आंसर लेता हूं। अपने दिमाग में एक लॉजिकल रीजन भी रखना है कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और किसका स्ट्रेंथ कम होता है। विथ लॉजिक आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी सवाल आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तब फिर मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। अभी रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा, अभी तो ये पढ़ा रहा हूं कि क्यों ये रिएक्शन में जाते हैं। जब कभी भी आप माने OH बॉन्ड कब कब टूटेगा, जब जब कोई भी मेटल या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप उसकी रिएक्शन कराएंगे। वो रिएक्शन कब होगी, जब वो एसिड की तरफ बिहेव करेगा। तो अभी पहले एसिडिक स्ट्रेंथ पता हो तब ना मैं उसको एसिड की तरह रिएक्ट कराऊं। तो पहले इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। हाँ, आज ये पूरा आंसर देगी मेरे को अर्पिता। इसका पूरा करेक्ट आंसर मुझे अर्पिता देगी विथ एक्सप्लेनेशन। आप इधर आके बैठिए, इधर आइए, यहां आइए और मुझे बताइए कि कैसे इसका आंसर क्या आएगा। यहां बैठिए, केमिस्ट्री से बहुत भाग रही है, देख रहा हूं। हाँ, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं दो स्टेटमेंट लिख देता हूं टू हेल्प अर्पिता कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -M इफेक्ट एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I या -M इफेक्ट। पहली ये बात बताइए अर्पिता, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? प्लस लिखा, अच्छा ये गलती से माइनस लिख दिया। इनवर्सली क्या होगा? प्लस होगा। ये बात आपको समझ में आता है क्या? कैसे? -I वाला ग्रुप होगा तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो वो सामने वाले से जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया होगा उससे क्या बोलेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन वापस करो, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस करो। तो तुम कैसे निकलो? H+ होके निकलो। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वहां लगा होगा तब तब वो इससे मजबूर कर देगा कि वो उसको क्या कर दे, हाइड्रोजन को इजीली जाने दे। और जब भी +M इफेक्ट लगा होगा, यानी जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्यों बोलेगा उसको जाने के लिए? रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर +M इफेक्ट है, अगर ये स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, वेरएज अगर इसका स्ट्रेंथ अगर -I या -M इफेक्ट ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये आपको समझ में पहली बात आनी चाहिए। अब सेकंड चीज जो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहां पे, ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? ये -I भी दिखाता है और -M भी दिखाता है। यहां पे अगर लगाए तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? ये -M दिखाएगा क्या? ये कौन सा पोजीशन है? दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। मेटा पर -M इफेक्ट नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट दिखता है? -I इफेक्ट। ये कौन लगा है? यहां पर भी -M और -I इफेक्ट लगेगा। अब ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +I इफेक्ट भी दिखाएगा और +M, +M दिखाएगा क्या? इसके बाद लोन पेयर है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कैसे देगा? तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +I इफेक्ट दिखाएगा। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +I इफेक्ट दिखाएगा। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? ये भी +I इफेक्ट दिखाएगा। अब मुझे ये बताना है कि +M और +I में, यानी माइनस और प्लस में, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? माइनस वालों का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो माइनस कहां कहां है? यहां है और यहां है। गॉट इट? यानी मैं जब भी आंसर लिखूंगा तो 1, 2 और 3 पहले आएंगे, बाद में कौन आएगा? ये बाकी सारे। अब 1, 2 और 3 में दो ऐसे कंपाउंड है जिसमें -I -M दोनों लग रहा है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ क्या लग रहा है? तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 2 सबसे लास्ट में होगा। फिर मैं 1 और 3 में डिसाइड करता हूं। 1 और 3 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? 1 एसिडिक। क्यों? तो ये ऑर्थो पोजीशन में है, -M इफेक्ट दोनों में लग रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि -M इफेक्ट को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन -I इफेक्ट को डिस्टेंस से मतलब होता है। तो जितना -I इफेक्ट जितना नजदीक में, उसका प्रभाव उतना ज्यादा। और अगर उसका प्रभाव ज्यादा होगा तो सबसे आगे कौन होगा? 1 नंबर, फिर 3 नंबर।
ये यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद सीधे हम चले आते हैं 7 नंबर को, तो यहां पे कौन आ जाएगा 7 नंबर। इसके बाद मेरे पास 4, 5 और 6 बचा हुआ है। 4, 5 और 6 में प्लस एम इफेक्ट है क्या? नहीं, तो प्लस एम इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब जिसका प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस पर होता है, तो अगर सबसे नजदीक कौन लगा होगा, ऑर्थो पर कि मेटा पर कि पैरा पर? ऑर्थो पर, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा होगा, और जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, यानी 5 नंबर सबसे लास्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑर्थो के बाद आता है मेटा, मेटा आ जाएगा इसके आगे, और इसके आगे आ जाएगा 4 नंबर। किस किस का आंसर ये आया था पहले से, या आप सोच रहे हैं कि नहीं यार अगर मैं भी सॉल्व करता तो कुछ इसी तरह से लॉजिकली सोच के यही आंसर सॉल्व करता? कैसे लोग इतने हैं जो बोले हाँ सर मैं भी ऐसे सोच के तो ये आंसर ले ही आता, करेक्ट। लेकिन ये आंसर गलत है, लेकिन ये आंसर गलत है। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों आप खेलते हैं हम लोग के साथ, है ना? हाँ, ये जानबूझ के वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आपको क्लास में एक दिन डिस्कशन किया था कि होना तो चाहिए इसको ज्यादा, विद आर्ग्यूमेंट जो भी मैंने तुरंत दिया था, लेकिन यहां वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसका और इसका जो है ऑर्डर वो उल्टा हो जाएगा, और फाइनली योर आंसर विल बी 3 सबसे आगे तब 1, और ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ये उस दिन मैंने आपको बताया था, गॉट इट? किस दिन? अभी बता देता हूं किस दिन। ये पहले आप अपने क्वेश्चन में लिख लीजिए, एंड देन आई विल टेल यू कि ये जो ऑर्डर में सडन चेंज हुआ है उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो अभी मैं बता देता हूं कैसे इसको हमने निकाला, हाउ वी हैव सॉर्टेड आउट दिस। ये समझ में आ गया सबको? ये ऑर्डर सबको क्लियर हुआ? ऑर्थो पोजीशन पे किसी एक पोजीशन पे आपने ऐसा पढ़ा है कि प्लस आई वाला माइनस आई की तरह बिहेव करने लगता है? किस? नॉट इन केस ऑफ एल्कोहल। कोई ऐसा केस होगा जहां पे आपको ऐसे मैडम ने बताया होगा? होता है ना? ना, मेरे को तो ऐसा एक भी केस ध्यान नहीं है, पर बोल रहे हैं तो होता होगा, पता नहीं कहां देखे हैं। याद बस इतना ही रखना है कि जब मेटा पोजीशन पे होता है तो वो प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाता। हो सकता है आपको ये ध्यान होगा कि मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट नहीं होता है या माइनस एम इफेक्ट नहीं होता, वहां पे सिर्फ प्लस आई और माइनस इफेक्ट होता है, माने इंडक्टिव इफेक्ट वहां काम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट वहां पर काम नहीं करता। ये भली हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप का बिहेवियर ही चेंज हो जाए उसके लगने के पोजीशन से, ऐसा बहुत रेयरली होता है, शायद ना ही होता हो। अब देखिए, हाँ वही अभी बता रहा हूं। तो अब एक सवाल लिखिए, फाइंड कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ध्यान से देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल क्या है? दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसको आप क्या बोलते हो? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बोलते हो, और इसे आप पैरानाइट्रोफिनोल बोलते हो। दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से स्ट्रक्चरली मैं इसे ऐसा दिखा सकता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ये है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो माइनस एम किंबा माइनस आई यानी और माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, वेराज ये जो ग्रुप है ये भी माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट के। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। अगर ऐसा ट्रू मानते हैं आप तो माइनस आई इफेक्ट जिस भी ग्रुप में लगा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट यहां भी दिखा रहा है और यहां भी दिखा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर तो आप कंपेयर
नहीं कर सकते। देन आता है सेकेंड इफेक्ट, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ बदलता है, तो चूंकि ये नजदीक है तो नजदीक में ये ज्यादा अच्छा खींचेगा, और ये दूर है तो ये खींचेगा तो, पर उतना ज्यादा नहीं खींचेगा जितना ये खींचेगा। इस हिसाब से तो माइनस आई इफेक्ट से देखें, अगर इसे मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 मानता हूं, इसे स्ट्रक्चर नंबर 2, तो मैं ये बोलूंगा कि नजदीक है, 1 इज मोर एसिडिक देन 2। ये मैं पहले नजर में ऐसे बोल सकता हूं। लेकिन इस स्ट्रक्चर की एक खास बात ये होती है कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर क्या कर लेता है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो हाइड्रोजन है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसे? क्योंकि यहां पर आया डेल माइनस, इसके ऊपर आया डेल प्लस, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप देखेंगे तो ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस था तभी ना ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, तो ये डेल माइनस डेल प्लस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कंडीशन होता है? हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके अगल बगल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए ताकि वो इसे क्या कर सके, खींच सके। तो इस हिसाब से यहां पर एक क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो जो हाइड्रोजन पहले इजीली आसानी से निकलने के लिए तैयार था, अब ये बॉन्ड उसको निकलने नहीं देगा। वेयरएज यहां पर ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर कंडीशंस एक्सेप्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसको निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। तो आफ्टर कंसीडरिंग दिस हाइड्रोजन बॉन्ड द फाइनल आंसर इज 2 is greater than 1, that is para-nitrophenol is more acidic than orthonitrophenol. Para-nitrophenol is more acidic than orthonitrophenol. पैरा पे ज्यादा स्टेबल है कौन? कौन? NO2 ज्यादा स्टेबल होता है। ई कौन बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तुम प्रोडक्ट कंपेयर करने लगे। वी आर नॉट कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स, वी आर ओनली लुकिंग अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। और एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे कंपेयर करते हैं जिसका H बड़ी आसानी से निकलता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कोई खास कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। तो भाई यही लाइन लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ para-nitrophenol and orthonitrophenol, the para is more acidic than ortho. The para is more acidic than ortho because of the presence of intramolecular hydrogen bonding, which do not allow the proton to escape easily, presence of intramolecular hydrogen bonding which do not allow the escape of proton so easily. प्रोटॉन का स्केप माने निकलना उतना आसान अब नहीं रह जाता है when compared to the पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो हाइड्रोजन है वो उतनी आसानी से नहीं निकल पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये समझ में आ गया? चलिए अब दो रिएक्शंस इसके बेसिस पर, ये जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है इसके बेसिस पर एक दो रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास वाज स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।